घबराहट हद से सवा थी। चंद पल की मुसाफत के बाद वो अस्पताल पहुंच गया था। पूरे अस्पताल में शोर सा हुआ था। सैयद फाद आए हैं। वहां मौजूद इंतजामिया उसके आगे पीछे हो गई थी, मगर उसने तमाम चीज़ों को मुस्तरद किया था और उस लड़की को स्ट्रेचर पर डालकर उसका इलाज शुरू करने की तलकीन की थी। वो कॉरिडोर में बैठा हलकान हो रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो मुसलसल दुआ कर रहा था कि वो लड़की जल्द सेहतयाब हो जाए। वो सैयद ज़्यादा था, एक नरम दिल इंसान। वो अपनी ज़ात से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अभी भी उसकी यही दुआ थी कि वो लड़की ठीक हो जाए। उसे कॉरिडोर में बैठे तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने कोई अच्छी खबर नहीं दी थी। वो अब कॉरिडोर में टहलने लगा था। हाथ की उंगलियां एक दूसरे में पैवस्त थी। उसने किरण को एक मैसेज छोड़ दिया था कि वो आज शॉपिंग के लिए नहीं आ सकता। उसने खासा एहतजाज किया था, लेकिन उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया था। अभी सिर्फ उसके अंदर मौजूद उस लड़की की टेंशन थी। वो चाहता था कि बस जल्द से जल्द कोई अच्छा खबर मिल जाए, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि आज उसकी ज़िंदगी किस तरह बदलने वाली है। आज उसकी ज़िंदगी में कैसा तूफान आने वाला है। चंद पल गुजरे ही थे कि एक डॉक्टर हड़बड़ाकर आईसीयू रूम से बाहर आई थी और चंद दवाइयां मंगवा कर वापस अंदर चली गई थी। उसको मजीद परेशानियों ने घेर लिया था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और उसे वहां बैठे 4 घंटे का वक्त हो गया था, मगर कोई खबर उसे मिल नहीं रही थी कि वो लड़की कैसी है और उसका क्या हाल है। थक हार कर वो आईसीयू रूम के दरवाजे के पास पहुंचा था और अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके उसने डॉक्टर्स को बाहर बुलाया था। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे वो हड़बड़ा कर बाहर आए थे और उसकी जानिब देखते हुए बोले, शाह साईं, लड़की की कंडीशन ठीक नहीं है, हालात बहुत महंगे पड़ सकते हैं। जबकि फात के चेहरे पर उलझन आई थी। वो बेचैन होकर बोला था, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है उसे? मैंने उसे देखा था, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई। जबकि डॉक्टर्स के चेहरे पर से साया सा गुजरा था। वो फौत की जानिब देखते हुए बोले, शाह साईं, लड़की को अंदरूनी चोट आई है। वो अपना पिछला सब भूल गई है। उसे कुछ भी याद नहीं है। हमने अपने तरीके से टेस्ट वगैरह किए हैं तो मालूम हुआ है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। अगर उनका इलाज बर वक्त ना हुआ और उसका ख्याल ना रखा गया तो लड़की अपनी जान की बाजी हार सकती है। जबकि फाद वहीं कॉरिडोर में सर पकड़ कर बैठ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना है। वो एक बिजनेसमैन था, एक समझदार इंसान, मगर उस पल वो घबरा गया था। हाँ, एक लड़की की जिंदगी और मौत की बात थी। वो डर चुका था। उसने चंद पल बाद गहरी सांस हवा के स्पुर्द की थी। वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। वो सैयद ज़्यादा था। उसे हर चीज़ देखभाल कर संभाली थी। उसने फौरन डॉक्टर की जानिब देखा था और डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करने का हुक्म दिया था। वो थोड़ी देर बाद ही फैसला कर चुका था कि उसे क्या करना है। चंद पल का खेल था, मंजर तब्दील हो गया था। वो उस लड़की के हमरा सैयद हाउस की जानिब गामजन था। उसको मालूम नहीं था कि उसके माँ बाप का क्या रद्द अमल होगा, उसके दादा क्या बोलेंगे। उसे किस चीज़ का कोई इल्म नहीं था। वो बस अब किसी भी तरह उस लड़की की ज़िंदगी बचाना चाहता था। चंद पल की मुसाफत के बाद वो सैयद हाउस पहुंच गया था। उसने गहरी सांस हवा के स्पुर्द की थी। उसे कई सवालों का सामना करना था। उसे बिल्कुल इल्म ना था कि वो तमाम चीज़ों को किस तरह संभालेगा। उसने एक निगाह उस लड़की के वजूद पर डाली थी जो नजरें नीचे किए बैठी थी। वो गाड़ी से बाहर उतरा था और साथ में उसे भी उतारने की तलकीन की थी। वो सोच चुका था कि वो अपनी माँ के पास जाएगा, उस लड़की को उनके हवाले करेगा, तमाम हालात से उन्हें आगाह करेगा और फिर आराम करने चला जाएगा। लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी ज़िंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है। उसकी ज़िंदगी में कौन शामिल होने वाला है। ये लड़की उसके लिए कितना बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर वो ठटक कर रह गया था। लाउंज में सभी मौजूद थे, दादा, बाबा, चाचू, उसके और कजन्स, अहबाब भी। सब उसको घर में दाखिल होता देख सब हैरान हो गए थे और जब सबकी निगाह उस लड़की पर पड़ी तो सब देखकर अपनी नशिस्त छोड़कर खड़े हो गए थे। रात के 8 बज रहे थे और उस पर एक लड़की का होना, और वो भी लाल जोड़े में किसी
खतरे की अलामत थी। दादा और बाबा फौरन उसकी जानिब आए थे। सरफराज साहब अपने बेटे की जानिब देखते हुए बोले, छोटे शाह सही, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? और आप इस पैर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो शॉपिंग करने के लिए गए थे ना? उनके लहजे में कोई लचक नहीं थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही दादा साईं बोल पड़े थे, आपको शर्म नहीं आ रही? किसी लड़की का हाथ थामे आप खड़े हैं। कौन है ये और ये क्या कर रही है यहाँ? जबकि फाद उनकी जानिब देखते हुए बोला, जैसा आप दोनों सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये लड़की कौन है। दरअसल ये दोपहर, वो मजीद कुछ कहता उससे पहले ही वो अजनबी लड़की उसे अपना हाथ छुड़वा कर दादा साईं के मदे मुकाबिल आई थी। एक पल के लिए वो हैरान हुआ था। वो अजनबी लड़की दादा साईं को देखते हुए बोली, ये क्या बताएंगे? कुछ मैं बताती हूँ, मैं कौन हूँ और उनकी क्या लगती हूँ, किस हैसियत से यहाँ खड़ी हुई हूँ। सबकी आंखों में उलझन दर आई थी। दादा साईं, मेरा नाम सैयद आयशा है। मैं आपके पोते से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। और यही हाल उनका था। मुझे मोहब्बत की जाल में फंसा कर उन्होंने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, मुझसे ताल्लुकात कायम किए, मेरे साथ गलतकारी की और मुझे हामला करके छोड़ दिया। मैंने जब उन्हें धमकी दी कि मैं आपके ख़ानदान को बीच रोड पर घसीटूंगी, सबको सज़ा दिलवाऊंगी, तब उन्होंने मुझसे वादा किया कि मुझसे शादी करेंगे। अपने वादे के मुताबिक मुझे दुल्हन की तरह सजाया, मगर उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। ये मुझे कोर्ट या मस्जिद लेकर नहीं गए, बल्कि ये सीधा मुझे तवाइफ खाने लेकर जाना चाहते थे। उनका कहना था कि तुम वहीं रहोगी, तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारी रोज़ कीमत लगेगी और तुमसे रोज़ लोग ताल्लुकात कायम करेंगे। मैंने जब ये सुना तो गाड़ी से बाहर कूद गई थी। मुझे बहुत चोट आई। डॉक्टर्स ने कहा है कि बर वक्त अगर मेरा इलाज ना किया गया तो बच्चे और मुझे दोनों को ही जान का खतरा है। ये सोचकर मुझे यहाँ ले आए हैं कि मुलाजमा की हैसियत से मेरा तारुफ आप सबसे करवाएंगे। लेकिन मैं कोई डरपोक लड़की नहीं हूँ जो खामोशी से हर दर्द बर्दाश्त करती। मैं आयशा हूँ, सैयद आयशा, जो नहीं डरती किसी से भी। मुझे अपना हक लेना आता है। वो सबकी आंखों में देखते हुए सफाकियत की इंतहा पर थी, जबकि फाद हैरानगी भरे तासुरात से उस अजनबी लड़की को देख रहा था जिसे मुलाकात ही उसकी आज हुई थी। फाद फौरन होश की दुनिया में आया था और भिपड़ कर उस लड़की की जानिब बढ़ा था। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारता या फिर अपनी सफाई में कुछ कहता उससे पहले ही दादा साईं चिंगाड़े थे और उस लड़की को अपने पीछे कर लिया था। बहुत हो गया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया है हमने। तुम अपनी मनमानी करते जा रहे हो। तुम ये भूल गए हो हराम और हलाल क्या होता है। एक सैयदजादे होकर तुमने ये करने की हिम्मत की। अभी के अभी तुम्हारा निकाह इस लड़की के साथ होगा और यही हमारे खानदान की बहू बनेगी। और तुमने अगर मना करने की जुर्रत की तो याद रखना तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा। हम तुमसे हर रिश्ता ख़त्म कर देंगे। मरने के बाद भी तुम्हें अपना चेहरा देखने की इजाज़त नहीं देंगे। उनका गुस्से से बुरा हाल हो चुका था, जबकि फात का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। वो बेबसी के आलम में बोला, दादा साईं, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। मेरी तो मुलाकात भी इस लड़की से आज हुई है। खुदा की कसम, एक बार भरोसा तो करें। वो मजीद कुछ कहता उससे पहले उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू थे, जबकि अपनी माँ को अपने सामने खड़ा देखकर वो तड़प उठा था और फौरन बोला था, मुझे मालूम है मेरी माँ मेरा यकीन ज़रूर करेगी। अम्मी, ये लड़की। वो मजीद कुछ कहता उससे पहले ही एक जनाटेदार थप्पड़ उसकी माँ ने उसके गाल पर रसीद किया था, जिसकी ताब ना लाते हुए वो 2 कदम पीछे हुआ था। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। वो हैरान था कि उसके घर वालों को अचानक से क्या हो गया है। उनके खानदान का एक असूल था, अगर हमारे खानदान का कोई फर्द किसी मुसीबत में आए तो उस पर यकीन किया जाएगा। उसे उस तरह बीच रास्ते में नहीं छोड़ा जाएगा। किसी अजनबी पर भरोसा नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो चुका था। चंद पल का खेल था। लाउंज का पूरा मंजर तब्दील हो गया था। मौलवी साहब और गवाहों की मौजूदगी में इजाबो कबूल का मरला तय पा चुका था। वो अजनबी लड़की जिसका नाम सैयद आयशा था, वो फात शाह की निकाह में दे दी गई थी। निकाह के फौरन बाद ही वो घर से बाहर चला गया था। उसकी माँ ने शर्मिंदगी से चोर निगाहों से अपने बेटे की पुश्त को देखा था। वो घर से निकलकर सैयद अपने फार्म हाउस की जानिब बढ़ा था।
तेज ड्राइविंग करते उसने कई बार एक्सीडेंट को होने से बचाया था। फार्म हाउस पहुंचकर उसने पूरे फार्म हाउस का नक्शा बदल कर रख दिया था। हर एक चीज को तहस नहस कर दिया था। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उस अजनबी लड़की ने उस पर इल्जाम लगाया था। उसे दुख इस बात का था कि उसके घर वालों ने उस पर यकीन नहीं किया था, और खास करके उसकी माँ ने। जिंदगी में पहली बार उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया था, और यही चीज उसे खत्म करने के लिए काफी थी। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था और रात के दूसरे पैर का आगाज हो चुका था। मुसलसल आती कॉल से वो तंग आ चुका था, लेकिन आखिरी कॉल पर वो तड़प उठा था। उसका बाप का कहना था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो मुसलसल तुम्हें पुकार रही है, तुम जल्दी पहुंचो। और वो वाकई तमाम चीज़ों को मुस्तरद किए गाड़ी लेकर घर के रास्ते पर गामजन हो गया था। उसने तय कर लिया था कि वो उस अजनबी लड़की का जीना दो भर कर देगा। उसे बहुत शौक है ना इल्ज़ाम लगाने का। वो इस इल्ज़ाम को अब सच करके दिखाएगा। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, शर्ट के ऊपर बटन खुले हुए थे, बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो अपने आप को तैयार रखने वाला इंसान था, लेकिन खानदान की बेएतबारी से वो टूट कर रह गया था। चंद पल की मुसाफत के बाद वो घर पहुंचा था। दिल तो किया कि वापस लौट जाए, लेकिन अपनी माँ के आगे वो बेबस था। वो जैसे ही उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उसका कलेजा मुंह को आया था। उसकी माँ की हालत बाकी बहुत ख़राब थी। वो फौरन से ही उनके करीब गया था, उन्हें अपने सीने से लगाया था, अपने होने का मान बख्शा था, जबकि वो रो पड़ी थी और उससे माफ़ी मांगने लगी थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने अपने पसंदीदा औलाद के चेहरे पर थप्पड़ मारा है। वो ये सोच सोच कर हलकान हो चुकी थी, मगर फाद ने अपनी माँ को समेट लिया था। उनको चंद हिदायत करके वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। वो जानता था उसके घर वालों ने उस लड़की को उसके कमरे में ही ठहराया होगा। आखिर को वो लड़की अब उसके नाम से मुंसलिक थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अपने अंदर उठते इश्तियाल को काबू करने की कोशिश की थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसे किसी की मदम मदम सिसकियों की आवाज़ आई थी। निगाहें घुमाकर देखा तो वो लड़की सजदे की हालत में तड़प कर रो रही थी। उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कान आई थी। ये लोग कितने बेहिस होते हैं, एक इंसान की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करके खुद ही मजलूम बन जाते हैं। चंद पल बाद वो लड़की सजदे की हालत से उठी थी। चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वो जाए नमाज से उठती उससे पहले ही कमरे में फात की आवाज़ गूंजी थी। तुम्हें क्या लगा चंद आंसू बहा कर तुम पारसा बन जाओगी और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं हो कि सैयद फात शाह किस बला का नाम है। तुमने जिससे पंगा लिया है ना, वो कोई आम शख्सियत नहीं है। और हाँ, क्या कहा तुमने नीचे? मैंने तुमसे ताल्लुकात कायम किए हैं, अपने बच्चे की माँ बनाया है, और अब तुम्हें कोटे पर बेचना चाहता हूँ। तो मेरी जान, मैं अब तुम्हारे साथ यही सब करूँगा। तुम्हारी हर बात को सच करके दिखाऊंगा। तुम परेशान क्यों होती हो? ये कहते ही उसने अपने कदम उस मासूम लड़की की जानिब बढ़ाए थे जो हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। वो कुछ कहती उसे पहले ही फाद ने उसके बालों को अपनी गिरफ्त में थामा था और उसके चेहरे पर घुराया था। किससे पूछकर तुमने मुझ पर ये इल्जामात लगाए? तुम भी जानती हो ना, और मुझे भी मालूम है। हम दोनों की मुलाकात आज पहली बार हुई है। सच सच बताओ आयशा, कौन हो तुम और ये सब क्यों किया? जबकि आयशा खौफजदा हो गई थी। चंद पल बाद वो लरजती आवाज़ में बोली थी, शाह साईं, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब बोलने के लिए और आपकी गाड़ी के अंदर आने के लिए मुझे आपके दादा साईं ने हुक्म दिया था। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही फिज़ा में एक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी, जबकि आयशा अपना चेहरा थाम के रह गई थी। फात गुस्से से चिंगाड़ा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खानदान पर इल्ज़ाम लगाओ? लड़की, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो तो बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारी झूठी बातों में आ गए, लेकिन मेरा नाम सैयद फात शाह है। मैं तुम्हारी नस्लें उजाड़ दूंगा। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। उसका आग उगलता लहजा उस मासूम लड़की को खौफजदा कर चुका था। वो अपनी सफाई बयान करना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि वो बेकसूर है, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। अचानक ही उसकी आंखों में शैतानियत आई थी और उसको अपनी बाहों में दबोच लिया था। वो तड़प उठी थी। वो सफाकत से बोला था,
بہت شوق ہے نا الزامات لگانے کا. آج میں تمہیں وہ الزام سچ کر کے دکھاؤں گا.